नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आरएनए की फोर्थ टाइप माइक्रो मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं। माइक्रो मैसेंजर आरएनए इसे आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूएसएमएल में भी शामिल है। आरएनए इंटरफेरेंस भी इसे कहते हैं। दरअसल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। तो होता भी ऐसा ही है, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, आगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। सिंपली हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगी और आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। लेकिन समटाइम इस ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस की वजह से ये मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरह का बन जाता है। किस वजह से? कॉम्प्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस की वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब जिस तरह ये स्ट्रक्चर बन रहा है सीधा मैसेंजर आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस तरह तो इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। ये बिल्कुल हेयर पिन की तरह जो है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नॉर्मल मैसेंजर आरएनए तो ये है। अब ये जो दूसरी टाइप का मैसेंजर आरएनए बना है ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है और ये हमारे न्यूक्लियस के लिए ठीक नहीं है। अब वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा। ये क्या होगा, इस टारगेट के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा, इसके साथ बाइंड होने की वजह से क्या ख्याल है, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी नहीं, प्रोटीन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। ये माइक्रो मैसेंजर आरएनए है क्या? दरअसल ये 100 से लेके 120 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है और इसको कहते हैं प्राई माइक्रो मैसेंजर आरएनए। जो सबसे पहले बनेगा कॉम्प्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस की वजह से सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको प्राई कहेंगे, प्राई माइक्रो मैसेंजर आरएनए। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप ऐसे नहीं हो जाते, इसमें बहुत सारे स्टेप शामिल हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है प्रोसेसिंग होगी मजीद, प्रोसेसिंग की वजह से इसके पार्ट्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे। वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन। ये है मेरे पास माइक्रो मैसेंजर आरएनए। अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो इसके पार्ट्स जो हैं वो ब्रेक, उनके पार्ट्स की क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब इस हिस्से की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आगे ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा।
अब ये ब्रेकडाउन कौन से एंजाइम करवा रहे हैं? ये ब्रेकडाउन एंजाइम करवाने, जो एंजाइम ब्रेकडाउन करवा रहे हैं उसमें हमारे पास शामिल है ड्रोशन एंजाइम्स, और इसके अलावा हमारे पास GCR8 ये हमारे पास दो एंजाइम्स हैं जो ये ब्रेकडाउन करवाते हैं। किसकी? इस माइक्रो मैसेंजर आरएनए की। अब ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इसका पूरा हिस्सा था ये वाला जो है कट ऑफ हो गया और ये हिस्सा बन गया आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। ये काम किया किसने? ड्रोशन एंजाइम ने और GRC8 ने। अब इसके बाद ये क्या कहलाएगा? ये आप कहलाएगा प्री माइक्रो मैसेंजर आरएनए कहलाएगा। और ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है? ये हमारे पास 70 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस जितना भी था ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। कहां पे हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए इसको एंडोजेनेसिस भी कहते हैं कि ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। अब इसने न्यूक्लियस से बाहर निकलना है, ठीक है? ये सारा सपोज करें कि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और ये सारा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं एंडोजेनेसिस, ठीक है? अब इसने इन पोर से जो है बाहर निकलना है। अब इस पोर से इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पे हमारे पास प्रोटीन पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्टिन 5। वो प्रोटीन क्या करेगी? इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। अब ये जो है हमारे पास प्री माइक्रो मैसेंजर आरएनए जिसमें 70 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, ये इन पोर से जो है बाहर आ जाएगा। ये अब मेरे पास साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ये मेरे पास प्री माइक्रो मैसेंजर आरएनए जिसमें 70 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है। इसको एक्सपोर्ट किसने किया? एक्सपोर्टिन 5 प्रोटीन ने इसको एक्सपोर्ट किया। अब इसमें मजीद क्लीवेज होगा। इसके स्ट्रैंड्स की क्लीवेज होगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है पीछे वाला वो सारा सीधा हो जाएगा, हट जाएगा ये सारा। अब मेरे पास क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह का होगा। जिसमें 5 प्राइमर टू 3 सीक्वेंस और 3 प्राइमर टू 5 सीक्वेंस। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो बनिस्बत ऊपर वाले से बड़ा है। बड़ा क्यों है? ये इसलिए बड़ा है कि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्स्ट्रा है। नीचे वाले में इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको हम कहेंगे 2 नीचे वाले स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग, या इसको कहेंगे 3 प्राइमर ओवरहैंग। क्लीवेज के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे वाला स्ट्रैंड जो है बनिस्बत ऊपर वाले स्ट्रैंड से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने इसको कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग, या इसको 3 प्राइमर ओवरहैंग इसको कहा है हमने। उसके बाद अब ये हमारे पास जो है इसके स्ट्रैंड जो है वो अलग-अलग हो गए। इसके स्ट्रैंड दोनों जो है वो कट ऑफ होंगे, अलग होंगे। और ये काम कौन करवा रहा है? ये अब जो स्ट्रैंड है ये अलग-अलग हो जाएंगे।
और ये काम हमारे पास करवा रही है प्रोटीन, जिसको हम कहेंगे डोर्सल प्रोटीन। डोर्सल प्रोटीन जो है इन स्ट्रैंड्स को अलग अलग करवा देगी। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो गए। नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा 2 न्यूक्लियोटाइड उसमें ज्यादा है, तो नीचे वाला जो है थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है निस्बत ऊपर के। तो इस प्रोटीन ने जो है इनको अलग अलग करवा दिया। अब ये हमारे पास मैच्योर एमआई मैसेंजर आरएनए। अब ये एक स्पेशल प्रोटीन के ऊपर हम इसे लोड करेंगे। उस प्रोटीन का नाम रिस्क है। इसको इसको हम अब मैच्योर मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन रिस्क के ऊपर जो है ओवरलोड करेंगे। ओवरलोडेड ऑन रिस्क प्रोटीन। दरअसल किसका कॉम्बिनेशन है? मैसेंजर आरएनए इंड्यूस्ड स्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, इसका ये कॉम्बिनेशन है जिसको हम रिस्क कहते हैं। इसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं वो मैं बताता हूं। अब इसको जो है हम ओवरलोड कर रहे हैं रिस्क प्रोटीन के ऊपर। दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब हमने इसको प्रोटीन के ऊपर जो है वो ओवरलोड करना है। ये मेरे पास रिस्क प्रोटीन है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम ऑर्बुटीन है और दूसरे का नाम स्लाइसर है। ये दोनों पार्ट्स किसके हैं? रिस्क प्रोटीन के दोनों पार्ट्स हैं। इसमें जो मेरे पास ऑर्बुटीन है इसके 2 डोमेन्स होते हैं, 2 डोमेन्स। एक को कहते हैं पास और दूसरा जो है उसको कहते हैं पीआईवी। दरअसल जो पास डोमेन होता है ना, इसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होती है कि हम अलहदा रहें, दोनों स्ट्रैंड जो है हम अलहदा रहें, एक दूसरे से अलहदा हो जाए। और नीचे से पीआईवी की यही कोशिश होती है कि वो कहते हैं कि चल तूने अलहदा रहना, तो हम ये ठीक है कि हम दोनों ही अलग रहते हैं। तो फिर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को नाम दे देते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड, और नीचे वाले को हम नाम दे देते हैं गाइड स्ट्रैंड। गाइड स्ट्रैंड का नाम दे देते हैं हम नीचे वाले को। आपको पता है पैसेंजर जो है वो इलाका छोड़ के चला जाता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। जो ऊपर वाला स्टैंड है आपका पैसेंजर स्टैंड, ये छोड़ के चला जाएगा, बाकी आपके पास ये नीचे वाला जो पीस है ये रह जाएगा गाइड स्टैंड। अब सारा काम आगे गाइड स्टैंड ने करना है। तो पैसेंजर तो अपना हिस्सा इलाका छोड़ के चला गया है और इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है ये वैसे ही अभी अटैच है, रिस्क प्रोटीन के दोनों पार्ट्स। अब ये हमारे पास एक ही स्ट्रैंड बचा है गाइड स्ट्रैंड। अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे क्योंकि पैसेंजर जो है वो रिमूव हो गया है। अब इसी के ऊपर जो है ये प्रोटीन अटैच है, इसके दोनों पार्ट्स और एक स्लाइसर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके पास जो हमारे पास अर्जिटीन है, इसके पास एक और एक्टिविटी भी है। उस एक्टिविटी को हम कहते हैं आरएनएस एच एक्टिविटी।
जिस तरह पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी थी कि वो दोनों स्ट्रैंड को क्लीवेज करता है, यहाँ पे फर्क ये होगा कि ये सिंगल स्ट्रैंड को क्लीव करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंड को क्लीव करेगा। अब हमारे पास ये जो आ गया पीछे से गाइड स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया है, इसके पास एक्टिविटी कौन सी है, आरएनएस एच एक्टिविटी, मतलब क्लीवेज करने की इसके पास एक्टिविटी है। वो किसके पास है, जो इसके ऊपर ये अटैच है प्रोटीन, इसके पास एक्टिविटी है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास ये धागा इसी तरह जाएगा किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास। ये धागा किसके पास गया, मैसेंजर आरएनए के पास, क्योंकि इसका टारगेट ही यही है, टारगेट ये मैसेंजर आरएनए। अब ये जाके क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इसके ऊपर ये अटैच है प्रोटीन, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास ये एक्टिविटी है, तो ये क्या करेगी, यहां से यहां तक इसकी क्लीवेज करवा देगी मैसेंजर आरएनए की। कहां से लेके, यहां से लेके इस तरह इसकी क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज होने के बाद ये अब मैसेंजर आरएनए जो है वो एबनॉर्मल है, अब मजीद ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकता और प्रोटीन जो है ये सिंथेसाइज नहीं करवा सकता। इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन। और या इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन जो है वो रिप्रेस हो जाती है, इसको नाम दूसरा भी देते हैं, ट्रांसलेशनल रिप्रेशन। तो इसमें एक तो आपने इन सब एंजाइम्स को याद रखना है, प्रोटीन्स को याद रखना है, कौन सी प्रोटीन जो है वो क्या करवाती है, और इसके बाद ये सारा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप है इसको अच्छे तरीके से देखना। तो अब हमारे पास इसके अलावा जो चैप्टर में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें आपको पता है कि माइटोसिस है, जिसकी फेजेस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है, जिसमें एक प्रोग्राम सेल डेथ है और एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है। उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास इसी चैप्टर में आता है सेल डिफरेंशिएशन का। सेल डिफरेंशिएशन दरअसल सेल की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ शामिल है। ये दरअसल इसका ताल्लुक अल्टरनेशन के साथ है, अल्टर कर देती है किसी भी सेल के फंक्शंस को। और ये आपने रीड कर लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हमारे पास आगे एक टॉपिक है कैंसर का, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कैंसर दरअसल जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं और जो सेल के फंक्शंस हैं वो नॉर्मली तौर पे परफॉर्म नहीं हो सकते। नॉर्मल सेल जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो नॉर्मल जीन्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं। तो समटाइम्स इन प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर जब म्यूटेशंस आ जाती हैं तो प्रोटीन जो है वो नॉर्मल नहीं बनती, एबनॉर्मल बनती है। इस टाइप के कोई 10,000 के लगभग जो है ये आपके ऑन्कोजीन जो है डिस्कवर हुए हैं, जो मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोटीन जो है बनाते हैं। अब रीजंस में देखें तो फर्स्ट, अगर कैंसर डेवलप होता है तो पहली बात वो कैंसर सेल्स जो म्यूटेड सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर वो सरवाइव कर जाएंगे तो वो कैंसर सेल में डेवलप हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो सरवाइव कर जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट कर देते हैं। दरअसल वो म्यूटेड सेल्स होते हैं। जब वो म्यूटेड सेल्स होते हैं तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाएंगी। एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, इस तरह उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स
जो ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, उनमें भी चांसेस होते हैं कि कैंसर जो है वो डेवलप हो जाए। इसकी रीजंस कौन सी है? दरअसल ऐसा होता है कि कैंसर डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऑन्कोजीन्स को, सेवरल ऑन्कोजीन्स को जो है वो इकट्ठे काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ ऑन्कोजीन्स जो है वो काम कर रहे हैं और म्यूटेड हैं और बाकी म्यूटेड तो हैं लेकिन फंक्शन जो है एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके अलावा इसके रीजंस में देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली की टेंडेंसी हो सकती है कि किस शरह से वो जो है कैंसर को प्रमोट करती है। तो कैंसर के सेल जो होते हैं ये ज़रा रिस्पेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनके पास कोई ग्रोथ लिमिट्स नहीं होती, इन्होंने बेतहाशा फैलना होता है और इन्हें जो सेल के पास एक एक्टिविटी होती है, ग्रोथ लिमिटेशंस होती है उसके पास कि उसने कितना डिवाइड होना है या कितना ग्रो होना है, ये बिल्कुल उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, ये एडहेसिव कम होते हैं, लेस एडहेसिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, चिपकेंगे नहीं, एक जगह से आवारागर्दी करते फिरेंगे, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, ब्लड टिश्यूज में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, आगे प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके साथ कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, खुराक के लिए, क्योंकि इन्होंने बेतहाशा फैलना होता है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ के लिए इनको बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, इसलिए दूसरे सेल जो है वो सस्टेन हो जाते हैं और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कैंसर आपने रीड कर लेना है वहाँ से, दरअसल सारा तो मैंने बता दिया, इसमें कोई बात छोड़ी नहीं है, बाकी सेल डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा रीड कर लेना है और माइटोसिस की फेजेस हैं उसको, सेल साइकिल को रीड कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।